नमस्कार मित्रों, जीएस गुरु आशु जी चैनल पर मैं आपका दोस्त आशुतोष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप स्वस्थ हैं, घर पर हैं और किसी न किसी काम में व्यस्त हैं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 के फोर्थ लेसन को, फोर्थ चैप्टर को, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, अर्थात प्रतिरक्षा और रक्त समूह के बारे में हमने अब तक 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा विज्ञान में शामिल जो अंग थे अस्थिमज्जा, यकृत और लिम्फ नोड्स, थाइमस ग्रंथि। फिर हमने पढ़ा कि प्रतिरक्षा जो है वो एक प्रकार की प्राकृतिक और एक कृत्रिम रूप से होती है। प्राकृतिक जन्मजात प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा में हमने स्वाभाविक प्रतिरक्षा में हमने देखे 5 बैरियर थे। पहला था फिजिकल बैरियर, दूसरा केमिकल, तीसरा सेल्यूलर, चौथा फीवर और 5वां इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। फिर हमने देखा कि जो एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म यानी उपार्जित प्रतिरक्षा थी, कृत्रिम रूप से वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की हुई, तो उसके अंदर सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। फिर उसके अगले वीडियो में हमने देखा प्रतिजन की संरचना की 6000 डाल्टन उसका आणविक भार होता है, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, वसा, न्यूक्लिक अम्ल से वो बना होता है और उसमें जिस स्थान पर प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी जुड़ती है उस स्थान को हमने एपिटोप कहा था। एपिटोप के बाद में हमने देखा कि प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं क्योंकि ये मुख्यतः ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं और एंटीबॉडी का वह भाग जो एंटीजन पे जुड़ता है उसको कहते हैं पेराटोप। कल हमने एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर देखी थी कि अल्फाबेटिक वाई के जैसा कैरेक्टर होता है उसका, और उसमें दो लंबी और 2 छोटी श्रृंखलाएं या एक लंबी एक छोटी श्रृंखला होती है। इसे एचएल डाइमर कहते हैं। बड़ी श्रृंखला में 440 एमिनो अम्ल से बनी होती है और छोटी श्रृंखला 220 एमिनो अम्ल से बनी होती है। इसमें स्थिर और अस्थिर भाग था। अस्थिर भाग और स्थिर भाग इसलिए था कि अस्थिर भाग प्रतिजन के अनुसार अपनी संरचना में बदलाव कर सकता है। वाई आकार के होने के कारण इसके मध्य भाग को हमने हिंज कहा था, जो बड़ी और छोटी प्रतिजन कोशिकाओं को उसमें फिट कर सकता है, सेट कर सकता है। इस प्रकार हमने कल देखा कि फिर 5 प्रकार की प्रतिरक्षी पाई जाती है, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीई और आईजीडी। तो इस प्रकार मतलब 5 प्रकार की प्रतिरक्षों के बारे में हमने पढ़ा। हमने देखा कि जो माँ के दूध में होती है वो आईजीए होती है और आईजीजी जो होती है वो प्लेसेंटा को पार कर सकती है। अब हम देखेंगे आज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कल हमने रक्त समूह के बारे में भी देखा कि रक्त समूह हमारे मनुष्य शरीर के अंदर 2 प्रकार के समूह होते हैं, रक्त समूह, जिसमें एक एबीओ रक्त समूह होता है और एक आरएच रक्त समूह होता है। एबीओ रक्त समूह किस प्रकार निर्धारित होता है? लाल रक्त कणिकाओं यानी रक्त की लाल रक्त कणिकाओं के ऊपर उपस्थित प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर रक्त समूह निर्धारित होता है। रक्त समूह जैसे कि लाल रक्त कणिका के ऊपर अगर ए प्रतिजन है तो वो ए रक्त समूह हो गया, बी प्रतिजन है तो वो बी रक्त समूह हो गया, ए बी दोनों प्रतिजन है तो वो ए बी रक्त समूह हो गया उसके अंदर। और लेकिन कोई भी प्रतिजन नहीं है, इसका मतलब उसमें ओ रक्त समूह हो गया। उसी प्रकार आरएच में अगर आरएच प्रतिजन उपस्थित है तो वो आरएच रक्त समूह, आरएच पॉजिटिव हो गया। अगर आरएच नहीं है उस लाल रक्त कणिकाओं पर तो वो आरएच नेगेटिव हो गया। अब रक्त समूह को आगे हम देखते हैं कि रक्त समूह का सबसे पहले हम देखेंगे आज आनुवांशिक महत्व, क्योंकि रक्त समूह का आनुवांशिक महत्व देखने के बाद में हमको पता चल जाता है कि किसी मनुष्य में कितने पॉसिबल रक्त समूह कैसे कैसे बन सकते हैं। हम जानते हैं, हमने पिछले आनुवांशिकता का पाठ पढ़ लिया है, उसके अंदर मेंडल के प्रयोगों को हमने देखा। उन प्रयोगों में हमने देखा था कि एक ही जीन पर युग्म विकल्पी होते हैं, 2 या 2 से अधिक युग्म विकल्पी होते हैं। उसी प्रकार हमारे रक्त समूह को निर्धारित करने के लिए मनुष्य शरीर के अंदर 3 युग्म विकल्पी होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, 3 युग्म विकल्पी कौन से होते हैं? आई ए, आई बी, ओनली आई और स्मॉल आई, यानी ये एक ही है।
ठीक है, ये 3 युग्म विकल्पी जो है वो हमारे रक्त समूह का निर्धारण करते हैं। अब निर्धारण करते हैं, हमने आनुवांशिकता में आप याद कीजिए कि F1PD में जो मतलब युग्म विकल्पी अपना प्रभाव दर्शाता है उसे हमने प्रभावी लक्षण कहा था, और जो प्रभाव नहीं दर्शाता उसे अप्रभावी लक्षण कहा था, और इस नियम को हमने प्रभाविता का नियम कहा था। तो यहाँ भी प्रभाविता का नियम लगता है कि ये दोनों जो हैं वो प्रभावी हैं। क्या है? प्रभावी। और ये वाला क्या है? अप्रभावी है। अब ये जो इस प्रकार का युग्म विकल्पी होते हैं, इन युग्म विकल्पियों का काम क्या होता है, इनसे हम क्या काम कर सकते हैं? तो ये जो है ये रक्त समूह निर्धारण करने के साथ साथ कानूनी रूप से पैतृकता को तय करने में इनका उपयोग किया जाता है। इनसे किसी, जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसकी पैतृकता का पता चलता है, या फिर बच्चे के अंदर कोई यानी नवजात शिशु में कोई हिमलयन या हिमोलाइसिस और हीमोफीलिया नाम की बीमारी से संबंधित इलाज से संबंधित उसका प्रयोग कर सकते हैं हम इन रक्त समूहों का। इन युग्म विकल्पियों के आधार पर रक्त समूह निर्धारित होते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से रक्त समूह निर्धारित होते हैं। देखिए, मनुष्य शरीर के अंदर हमने देखा कि A, B, AB और O रक्त समूह होता है, RH अलग होता है। अब ये A रक्त समूह होता है तो हम जानते हैं कि युग्म विकल्पियों में एक विकल्पी तो माता से प्राप्त होता है और एक पिता से प्राप्त होता है। अब वो कोई सा भी हो सकता है। तो संभावनाओं को देखते हैं हम। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के अंदर या किसी मतलब महिला के अंदर A ब्लड ग्रुप है तो उसकी संभावना क्या क्या हो सकती है? उसके 2 युग्म विकल्पी ये भी हो सकते हैं, एक तो IA हो सकता है, एक ये I हो सकता है। तो ये जो ब्लड ग्रुप हो गया A ब्लड ग्रुप हो गया, इसमें ये प्रभावी है इसलिए इसने अपना प्रभाव दर्शा दिया। दूसरा ये हो सकता है IA। अब इसमें समयुग्मजी प्रभावी हैं, यहां विषमयुग्मजी था लेकिन ये समयुग्मजी प्रभावी। आप मेंडल वाले पार्ट से याद कीजिए, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। तो इस प्रकार 2 संभावनाएं A ब्लड ग्रुप के लिए बनती है। फिर हम देखते हैं B ब्लड ग्रुप के लिए। तो B ब्लड ग्रुप के लिए सेम टू सेम कंडीशन बनती है, IB और IB। यानी ये जो अगर युग्म विकल्पी होंगे तो किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो है वो B ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है। अब AB ब्लड ग्रुप होने के लिए संभावना जो है वो केवल एक संभावना बनती है कि अगर उसके अंदर दोनों युग्म विकल्पी हों, IA और IB, दोनों युग्म विकल्पी होने पर ही ब्लड ग्रुप की संभावना ये बनती है। ठीक, क्योंकि हम देख रहे हैं यहां पर प्रतिजन, इस पे A प्रतिजन होगा, इस पे B प्रतिजन होगा लाल रक्त कणिकाओं पर, इसमें A और B दोनों प्रतिजन होगा, लेकिन O रक्त समूह में कोई भी प्रतिजन नहीं होने के कारण ये इस प्रकार का युग्म विकल्पी बनेगा। यानी टोटल 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 स्थितियां जो है वो मनुष्य में ब्लड ग्रुप का निर्धारण करती है। ठीक है, इसके बारे में हम विस्तार से आगे देखेंगे कि A पॉजिटिव A नेगेटिव किस प्रकार बनते हैं। अब हम यहाँ एक सवाल लेने जा रहे हैं। एक बच्चे का ब्लड ग्रुप B है, यानी एक बच्चा है, उस बच्चे का ब्लड ग्रुप B है। ठीक है, अब उसके एक विचित्र स्थिति हो गई है कि उसके 2 माता पिता हो रहे हैं, 2 जो जोड़े हैं वो उस पर ये अपना अधिकार जता रहे हैं कि हम उसके माता पिता हैं, हम उसके माता पिता हैं। तो दोनों जो अब मतलब माता पिता हैं वो अपनी जगह सही है, लेकिन अब ये सिद्ध कैसे हो कि कौन सही माता पिता है? तो इसके लिए हमें ये जो युग्म विकल्पी हैं, ये युग्म विकल्पी और मेंडल का नियम काम आएगा। हम देखते हैं, देखिए एक बच्चा है, उसका ब्लड ग्रुप B है। ठीक है, बालक का रुधिर वर्ग B है, उसके 2 माता पिता हैं, उसमें पहले माता पिता कह रहे हैं कि मतलब ये बालक हमारा है। उसमें जो पहला पिता है, पिता फर्स्ट जो है, उसका रुधिर वर्ग जो है, पिता एक पिता जो है उसका रुधिर वर्ग है O रुधिर वर्ग है, और माता जो है उसका रुधिर वर्ग
AB है। ठीक है। फिर अगला है कि दूसरे दंपति में जो पिता का रुधिर वर्ग है, पिता का रुधिर वर्ग है A और माता का रुधिर वर्ग है AB। पिता का रुधिर वर्ग है A और माता का रुधिर वर्ग है AB। ठीक। इस प्रकार की स्थिति में इनके अपने को युग्म विकल्पी भी दिए हुए हैं। युग्म विकल्पी कैसे? इसमें O रुधिर वर्ग है इसलिए ये युग्म विकल्पी आ गया, इसमें AB रुधिर वर्ग है इसलिए ये युग्म विकल्पी हो गया, IA और IB। ठीक है। फिर अगला है, इसके अंदर पिता में A रुधिर वर्ग है तो A रुधिर वर्ग के लिए युग्म विकल्पी ये दिया हुआ है सवाल में अपने। AB रुधिर वर्ग माता में है, माता में B रुधिर वर्ग है तो इसका IB और I युग्म विकल्पी दिया हुआ है। यानी जो B कंडीशन है उसमें ये दिया हुआ है रुधिर वर्ग का युग्म विकल्पी। अब हम इस पूरी घटना को देख रहे हैं, इस घटना से हमें यह सिद्ध करना है कि ये बच्चा किनका है, ये बच्चा इनमें से किनका है। तो हम ध्यान से मेंडल का संकरण करवा के देखते हैं तो हम देखेंगे कि इससे दो युग्मक बनेंगे, इससे दो युग्मक बनेंगे। पहला बनेगा I, दूसरा बनेगा I, इससे IA और इससे IB। ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, ये इससे संकरण करता है, फिर ये इससे संकरण करता है, ये इससे संकरण करता है और ये इससे संकरण करता है। सबसे पहले I A I इन दोनों ने संकरण किया, फिर I B I, फिर इन दोनों ने संकरण किया I A I, फिर इन दोनों ने संकरण किया I B I। अब इधर देखते हैं हम, इधर भी दो युग्म विकल्पी युग्मक बनेंगे I A I A, इधर भी दो युग्मक बनेंगे I B और I। संकरण करेंगे, पहले ये संकरण करेगा तो बनेगा I A I B, ये संकरण करेगा तो I A I, फिर ये इससे करेगा, फिर ये इससे करेगा तो I A I B और I A I। यानी हमने संकरण कर लिया है। अब आपके सामने मैंने लिस्ट बना दी है और आप खुद तय कर सकते हो कि बच्चा किनका है। देखते हैं, ये I A I यानी इसका रुधिर वर्ग हो गया A, ये I B I तो इसका रुधिर वर्ग हो गया B, ये I A I इसका रुधिर वर्ग A, इसका रुधिर वर्ग B। ठीक है, हो गया। अब अगला देखते हैं, इसमें इसका रुधिर वर्ग AB I A B के आधार पे, फिर इसका रुधिर वर्ग A, इसका रुधिर वर्ग AB और इसका रुधिर वर्ग A। ये तो प्रथम दंपति था और ये सेकेंड दंपति था। अब इसके आधार पे हम तय कर सकते हैं कि ये किसका वास्तव में बच्चा है। तो बच्चा वास्तव में किसका हो गया? प्रथम दंपति का, क्योंकि बी ब्लड ग्रुप के बच्चे प्रथम दंपति के ही उत्पन्न हो रहे हैं, द्वितीय दंपति के तो AB और A ब्लड ग्रुप के ही हो रहे हैं, इसलिए ये जो है उस इसके सही माता पिता हैं और ये गलत हैं। और इस प्रकार कोर्ट के अंदर केस जो है वो खारिज हो गया इनका और ये जीत गए। तो इस प्रकार पता चलता है कि वास्तविक माता पिता कौन है, ये ब्लड ग्रुप का उपयोग किया जाता है। अब हम आगे की स्थिति देखेंगे, ध्यान से देखिएगा आप। हाँ, हमने देख लिया कि ये मतलब युग्म विकल्पी से संभावना कौन कौन सी हो सकती है। ठीक, अब हम देखते हैं कि इनके ऊपर प्रतिजन कौन सा पाया जाता है और फिर प्रतिरक्षी रुधिर में इनके विरुद्ध कौन सा होता है प्रतिरक्षी। देखते हैं, ए ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब ए प्रतिजन लाल रक्त कणिकाओं पे है, तो ए प्रतिजन
इस लाल रक्त कणिका के ऊपर हो गया। ब्लड ग्रुप बी है तो प्रतिजन कौन सा हो गया, बी प्रतिजन लाल रक्त कणिकाओं पे है। ए बी है तो ए और बी दोनों प्रतिजन लाल रक्त कणिकाओं के ऊपर हो गई। ओ ब्लड ग्रुप है तो इसमें ए और बी कोई नहीं है। क्या इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि कोई प्रतिजन नहीं, कोई प्रतिजन नहीं। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस पर कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये प्रतिरक्षी क्या आते हैं, प्रतिरक्षी का मतलब यह है कि जैसे मान लो कभी ए ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का बी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का खून चढ़ा दिया, इसका खून इसको दिला दिया। अब इसका खून इसको दिलाने पर क्या होता है कि इसमें ए वाले में बी प्रतिरक्षी होते हैं, यानी बी के प्रति प्रतिरक्षी होती है, यानी इसके एंटी प्रतिरक्षी होती है, एंटी ए प्रतिरक्षी होती है, एंटी बी होती है। एंटी बी का मतलब क्या होता है कि एंटी बी का मतलब ये होता है कि ये जब बी का ब्लड ग्रुप इसको दे दिया जाएगा तो इसकी रुधिर वाहिनियों के अंदर एग्लूटिनेशन होने के कारण इसकी मृत्यु हो जाएगी, यानी ये ए और बी प्रतिजन और प्रतिरक्षी जुड़कर आपस में इसकी मृत्यु कर देंगे। ठीक, दूसरा है बी प्रतिजन, तो इसमें पाया जाता है एंटी ए प्रतिरक्षी, इसमें एंटी ए प्रतिरक्षी पाया जाता है। अगर बी ब्लड ग्रुप वाले को ए ब्लड ग्रुप वाले का खून दे दिया जाता है तो बी ब्लड ग्रुप वाले की मृत्यु हो जाती है। ठीक, अब इसके अंदर देखिए, इसमें प्रतिरक्षी कोई नहीं पाया जाता। इसके अंदर ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर कोई प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता। कारण क्या है, कारण है कि मतलब इसमें ए और बी दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं, इसलिए किसी का भी अगर इसको ब्लड दे देंगे तो ये किसी भी प्रकार का उसमें एग्लूटिनेशन नहीं करेगा। ठीक, ओ ब्लड ग्रुप वाले में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता, लेकिन प्रतिरक्षी इसमें ए और बी दोनों पाए जाते हैं, यानी एंटी ए और एंटी बी दोनों पाए जाते हैं। कि अगर इस ओ ब्लड ग्रुप वाले को ए ब्लड ग्रुप वाले का दे दिया, बी का दे दिया, ए बी का दे दिया, तो इसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि इसमें दोनों के प्रति प्रतिरक्षी पाए जाते हैं और एग्लूटिनेशन हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब इसके आधार पे हमें पता चलता है कि ए बी जो है वो सर्वग्राही है, यानी वो सबका रक्त ग्रहण कर सकता है। ठीक है, ये देता नहीं है, ये देता केवल ए बी को ही है। ठीक है, और ओ जो है वो सर्वदाता रक्त समूह है। सर्वदाता मतलब ये सबको दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन ले केवल ओ से ही सकता है, ये ब्लड ले सकता है केवल ओ से ही। और ए बी जो है वो किसी को भी ब्लड दे नहीं सकता, लेकिन ले सकता है इन तीनों से, ए से, बी से, ओ से। ठीक है, तो ये हो गया सर्वग्राही, ये हो गया सर्वदाता। अब हम देखते हैं, ध्यान से देखने पे पता चलता है कि अगर ए पॉजिटिव है, अगर हम कहें कि ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव का मतलब होता है कि इसमें आरबीसी के ऊपर आरएच समूह उपस्थित है, और ए नेगेटिव का मतलब इसमें आरएच समूह उपस्थित नहीं है। ठीक है, इस प्रकार हमने ब्लड ग्रुप के बारे में और ब्लड ग्रुप के युग्म विकल्पियों के बारे में और ब्लड ग्रुप निर्धारण के बारे में, आनुवांशिक महत्व के बारे में पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं आरएच रक्त समूह। रक्त समूह के निर्धारण के बाद में हम पढ़ते हैं आरएच समूह। आरएच समूह जो है वो रीसस प्रोटीन होती है, जो मकाका रीसस नाम के बंदर में पाई जाती है और 417 एमिनो अम्ल से बनी होती है। ठीक, रीसस कारक ये 417 एमिनो अम्लों से बना होता है और मकाका रीसस बंदर में पाया जाता है और बहुत समय पश्चात खोजा गया। मनुष्य शरीर के अंदर भी ये प्रोटीन पाई जाती है, मनुष्य शरीर के अंदर भी ये प्रोटीन पाई जाती है। विश्व की 85% आबादी, यानी 85% आबादी जो है वो आरएच पॉजिटिव होती है,
और 15% आबादी RH नेगेटिव होती है। और मनुष्य में 5 प्रकार की RH प्रतिजन पाए जाते हैं। RH D, RH कैपिटल E, RH स्मॉल E, RH कैपिटल C, RH स्मॉल C। तो इस प्रकार जो है वो सबसे ज्यादा जो पाई जाने वाली है वो RH D है, RH D है, जो लगभग 80% जनसंख्या के अंदर RH D पाई जाती है। और जब किसी व्यक्ति को रक्तदान किया जाता है तो उसके रक्त समूह के अंदर A, B, AB और O समूह मिलाने के साथ साथ उसमें RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव की भी भूमिका को चेक किया जाता है। क्योंकि कभी कभी मान लो RH पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर चेक नहीं किया जाता है तो रुधिर लयनता हो जाती है, यानी एग्लूटिनेशन के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी शरीर के अंदर बिलीरुबिन की अत्यधिक मात्रा उत्पन्न हो जाती है और वो बिलीरुबिन की अत्यधिक मात्रा जो है वो लीवर और स्प्लीन और किडनी में जाकर जमा हो जाती है और इनके फेल्योर से, यानी ये जब अपना कार्य करना बंद कर देती है तो उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और आजकल तो बहुत एडवांस साधन हो गए हैं, लेकिन प्राचीन समय या जब इस RH फैक्टर को ज्ञात नहीं था, RH फैक्टर, तो उस समय जो है वो हम देखते थे कि बहुत बार हमने देखा है कि हमारे समाज के अंदर बहुत सी महिलाएं जो है उनके बच्चे पैदा होते और मर जाते, पैदा होते ही मर जाते थे। लेकिन विज्ञान ने एडवांस हुआ, उसने RH प्रतिजन के बारे में जानकारी ली, फिर पता चला कि 85% में RH पॉजिटिव होता है। ठीक, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो जो पुराने समय में भी होती थी और अब भी होती है, लेकिन उसका उपचार है। RH कभी कभी RH नेगेटिव माता का RH पॉजिटिव पुरुष से विवाह होता है। अगर RH नेगेटिव लेडी का RH पॉजिटिव पुरुष से विवाह होता है और उसकी जो संतान है, गर्भस्थ शिशु है, उसमें RH पॉजिटिव ब्लड है, माता RH नेगेटिव है और गर्भस्थ शिशु में RH पॉजिटिव ब्लड है। तो RH पॉजिटिव ब्लड जब RH नेगेटिव ब्लड माता के शरीर में रहता है तो माता के शरीर में RH पॉजिटिव के विरुद्ध एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है। वो एंटीबॉडी IgG होती है, वो क्योंकि हमने देखा था कि IgG जो है वो प्लेसेंटा को पार करने वाली, माता के शरीर से गर्भस्थ शिशु के शरीर में जाने वाली एंटीबॉडी होती है। तो ये माता के शरीर से भ्रूण के शरीर में जाने वाली होती है, इसलिए जो RH पॉजिटिव उसका गर्भस्थ शिशु का ब्लड होता है उसके खिलाफ ये एंटीबॉडी बनाने लग जाती है, जिससे गर्भस्थ शिशु की रक्त लयनता के कारण या हिमोलाइसिस के कारण मृत्यु हो सकती है, जिसे इरिथ्रोब्लास्टिसिस फिटलिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता कहा जाता है। ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब प्रथम प्रसव होता है, जब पहला बच्चा उत्पन्न होता है, उस समय माता का रक्त और गर्भस्थ शिशु का रक्त मिलने के कारण माता के रक्त के अंदर उसके प्रति एंटीबॉडी बन जाती है। प्रथम प्रसव एकदम आराम से होता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन द्वितीय प्रसव के समय जब द्वितीय बच्चा उत्पन्न होता है तो द्वितीय बच्चा या तो गर्भ में ही मर जाता है या वो गर्भ से जब पैदा होता है तो उसे हेपेटाइटिस या बीमारी या कमजोर बच्चा पैदा होता है। तो इस प्रकार RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, RH पॉजिटिव जो है वो रक्त माता के शरीर के अंदर रहने के कारण उस बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब पहला प्रसव होता है तो प्रसव होने के 24 घंटे के भीतर गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग से बचने के लिए माता के प्रथम प्रसव के तुरंत बाद में IgG एंटी RHD नाम का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिसे रोगम कहा जाता है। वह माता के शरीर के अंदर जाकर जो RH पॉजिटिव सेल्स हैं उनको नष्ट करके आ जाता है, जिससे माता के शरीर के अंदर एंटीबॉडी नहीं बन पाती है, जिससे प्रसव आराम से, द्वितीय प्रसव भी आराम से हो जाता है। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि रक्तदान यानी रक्त दान करते हैं, हम किसी को रक्त चढ़ाते हैं, तो रक्त चढ़ाते वक्त RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव टेस्ट नहीं करने के कारण
ब्लड ग्रुप सेम ए ब्लड ग्रुप होते हुए भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जिसके अंदर RH पॉजिटिव है और दूसरे का ए जो है वो ए नेगेटिव है, पहले का ए पॉजिटिव दूसरे का ए नेगेटिव, इसके कारण उनमें एग्लूटिनेशन होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आज का अपना टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। हमने पढ़ा रक्त समूह का आनुवांशिक महत्व, रक्त समूह की उपयोगिता, रक्त समूह का निर्धारण और RH समूह। कल हम पढ़ेंगे रक्ताधान और अंग प्रत्यारोपण। अगर मैं आपको ये समझाने में सफल रहा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ऑल कर लें, ताकि जब भी मैं आपके लिए उपयोगी वीडियो बनाऊं तो आपको निर्विघ्न रूप से और समय से प्राप्त हो जाए। आज का यही संदेश है, घर पर रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।